नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कम्युनिकेशन चैप्टर की मीनिंग, उसके मॉडल्स के बारे में और कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। कम्युनिकेशन चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हुए अब हम कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन का, वो है कम्युनिकेशन इज़ कंटिन्यूअस। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलती रहती है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट स्टैटिक एक्ट बट अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड इंटरैक्शन टूवर्ड्स अ डिज़ायर्ड गोल। तो एक डिज़ायर्ड जो हमारा गोल रहता है उसके प्रति जो कम्युनिकेशन है वो स्टैटिक नहीं है। कम्युनिकेशन कैसा रहता है? डायनामिक प्रोसेस होती है जो चलती रहती है, जो रुकती नहीं है। शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो इंफॉर्मेशन को शेयर करना और एक्सचेंज करना ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कम्युनिकेशन इज़ ऑल परवेसिव। सो कम्युनिकेशन में के अंदर जो लोअर लेवल्स है वो प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन टू द मिडिल लेवल को, देन इट इज़ फर्दर प्रोसेस्ड to the top level in desired format that helps in decision making. So जो लोअर लेवल है वो इंफॉर्मेशन मिडिल लेवल को प्रोवाइड कराएगा, देन मिडिल लेवल जो है वो इंफॉर्मेशन को टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, जिसमें कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उनको अगर कम्युनिकेट करना है प्रिंसिपल से, असिस्टेंट प्रोफेसर को अगर प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करना है तो पहले वो एचओडी के पास जाएंगे, हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट है उनके पास जाएंगे, देन उसके बाद वो उनकी बात जो है वो प्रिंसिपल तक पहुंचाएंगे। तो इस तरह से जो लोअर लेवल है वो मिडिल लेवल से बात करते हैं, देन मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल से बात करेंगे। तो इस तरह से कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो चलता है। तो इस तरह जो हमारे एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर भी इस तरह का कम्युनिकेशन जो है वो चलता है। थर्ड जो कम्युनिकेशन है वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। तो अगर किसी भी कम्युनिकेशन को हमें इफ़ेक्टिव बनाना है तो वो टू वे प्रोसेस उसमें होना चाहिए, जिसमें कि जो कम्युनिकेटर है दोनों आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं। Communication is deemed to be effective when there is some kind of feedback. तो हमने मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर भी पढ़ा था कि सबसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो रहता है जिसमें कि फीडबैक होता है। सो कम्युनिकेशन की प्रोसेस में फीडबैक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 4 हमारा है communication is always with the context and relationship aspect, both in terms of what you say and how you say the matter. Send same message can be communicated authoritative or politely. For example, while asking for a glass of water, one can say, हम किस तरह से अपने भावों को प्रकट करते हैं या हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं और क्या हम बोलते हैं, उस पर कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंड करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि अगर हमें एक गिलास पानी का मांगना है किसी से, तो हमारे मांगने के पानी के लिए पूछने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जिसमें हम प्लीज़ का यूज़ कर रहे हैं। देन गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो एक ही बात को कहने के हमारे पास अलग अलग
तरीके हैं, जो तरीके से हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रभाव है वो भी अलग पड़ता है। ईच मैसेज विल हैव अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। तो जिस भी पर्सन से हम बात कर रहे हैं उस पर हमारे बात करने के तरीके का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। नंबर 5 है कम्युनिकेशन एक्सचेंजेस आर बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो कम्युनिकेशन जो एक्सचेंज हम करते हैं वो किस पर बेस्ड रहता है? सिमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री पे बेस्ड रहता है। सिमेट्री रेफर्स टू सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री रेफर्स टू द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सिमेट्री का मतलब है कि जो सिमिलैरिटी होती है, जो सेम थिंग होती है उसकी बात हो रही है, और कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस की बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी और कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है। फॉर एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं 2 स्टूडेंट्स who are very good in mathematics will have a good communication relationship. This will be termed as symmetry. तो इसमें सिमिलैरिटी है कि दोनों स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स जो है वो अच्छा है और उनके बीच में कम्युनिकेशन भी अच्छा है। On the other hand, suppose there are 2 students, one is good in mathematics but poor in English and other is good in English but poor in mathematics। और दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें कि एक बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है लेकिन इंग्लिश में पुअर है, बट दूसरा बच्चे की इंग्लिश अच्छी है और वो मैथमेटिक्स में पुअर है। सो दे हैव अ गुड कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन। तो उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्योंकि उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, रिलेशनशिप विथ ईच अदर, बिकॉज दे कंपनसेट ईच अदर्स वीकनेसेस। तो वो एक दूसरे की जो वीकनेसेस हैं उनको पूरा कर लेते हैं। जिसमें क्या रहता है, अगर उसको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो वो उससे पूछ सकता है जिसका मैथ्स अच्छा है, और जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो जिसका इंग्लिश अच्छा है वो उससे पूछ सकता है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन रहता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉमन लैंग्वेज। दिस हेल्प्स डेवलपिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ अ मैसेज एंड दस मेकिंग कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। तो कॉमन अगर लैंग्वेज हमारी है सेंडर और रिसीवर की, तो उनके लिए मैसेज को समझना और ज़्यादा आसान रह जाता है और कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव होगा। मीटिंग ऑफ माइंड्स इज़ नेसेसरी, और माइंड्स का मिलना भी क्या रहता है, नेसेसरी रहता है कम्युनिकेशन के अंदर। द रिसीवर मस्ट comprehend the intended meaning of the message that the sender wants him or her to understand. So हमारे जो दिमाग की जो प्रोसेस है उससे जो भी सेंडर और रिसीवर है उनका मैच करना क्या है, बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा, इफ़ेक्टिव होगा। 8वां जो टॉपिक है, द मैसेज मस्ट हैव सब्सटेंस। द गिस्ट ऑफ द मैसेज होल्ड्स इम्पॉर्टेंस ओनली अंटिल द रिसीवर शोज इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। अगर रिसीवर का इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में तभी मैसेज जो है उसका इम्पॉर्टेंस उसको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एनी डिस्कशन अबाउट क्रिकेट विल बी वेल रिसीव्ड बाय अ क्रिकेट फैनेटिक। तो अगर हम किस क्रिकेट पे डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें उसी पर्सन को उसमें इंटरेस्ट आ सकता है, उसी पर्सन को बात हमारी सुनने में इंटरेस्ट आएगा जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा। अदरवाइज़ अगर हम किसी ऐसे पर्सन से क्रिकेट की बात करने लगेंगे जिसने क्रिकेट कभी देखा ही नहीं है तो उनको उस मैटर पे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन।
नंबर 9 है कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड थ्रू गेस्चर्स। तो गेस्चर्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो सकता है, जो हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर भी पढ़ा था, जिसमें हम अपने गेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस इनसे कम्युनिकेट करते हैं, जो कि हमारे वर्बल कम्युनिकेशन को और एनहांस कर देता है और अच्छा इफ़ेक्टिव बना देता है। सो कम्युनिकेशन शुड नॉट नेसेसरीली बी वर्बल और रिटर्न। कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि वो वर्बल ही हो और रिटर्न ही हो। हमने वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ओरल कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन को भी पढ़ा था। तो वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म ही होता है रिटर्न कम्युनिकेशन भी। नोडिंग ऑफ हेड्स, रोलिंग ऑफ आईज, मूवमेंट ऑफ लिप्स etc. are some of the gestures used to convey certain basic ideas. तो इस तरह के जो पोस्चर्स, गेस्चर्स हम यूज़ करते हैं, उससे हमारा कम्युनिकेशन कैसा बन जाता है, इफ़ेक्टिव बनता है। नंबर 10 हमारा है कम्युनिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो कम्युनिकेशन जो है अलग अलग प्रकार का होता है। सो डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशंस हमने पढ़े थे, जिसके अंदर हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा था, और भी अलग टाइप के कम्युनिकेशंस हमने पढ़े थे। जो अलग अलग जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। The different types have been discussed in detail in ensuing discussion. 11 जो है कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज़ अ कॉन्टेक्स्ट। सो कम्युनिकेशन में हमेशा कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है। कम्युनिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस विद इन अ कॉन्टेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू बैटसन, without context, words and actions do not carry any meaning at all. तो बैटसन के अकॉर्डिंग किसी भी कॉन्टेक्स्ट के बिना जो वर्ड्स और जो एक्शंस होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है। एट टाइम्स दिस कॉन्टेक्स्ट may not be obvious and at times it may stand out boldly. The context of communication has 4 dimensions. So communication का जो context रहता है कि किस मुद्दे पर हमें बात करनी है, तो वो जो है 4 टाइप्स का रहता है। सबसे पहला है फिजिकल context. It refers to the place where communication is taking place, such as in public, conference room, classroom, etc. It refers to the ambience of the place as well. So जो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है ये प्लेस के बारे में बात कर रहा है कि हम कौन सी जगह पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, कौन से प्लेस पर कम्युनिकेट कर रहे हैं। दूसरा हमारा है सोशल कॉन्टेक्स्ट। Social context is mainly about the role and status relationship between the sender and the receiver of messages, the norms and culture of society. So social context जो है वो सेंडर और रिसीवर का जो मैसेज है उसके बारे में बात करता है, और जो भी हमारी सोसाइटी है उसके जो नॉर्म्स एंड कल्चर्स होते हैं उनकी बात करता है। एग्जाम्पल के रूप में social context of friends attending a party will be different from people attending a meeting in an organization or a doctor attending a patient. तो एक जो सामाजिक कॉन्टेक्स्ट है वो अलग अलग रहता है। अगर हम किसी पार्टी को अटेंड कर रहे हैं तो उसमें जो लोग हैं उसका अलग कॉन्टेक्स्ट है, और अगर हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की तो वो एक अलग हमारा उसमें बिहेवियर रहता है। और अगर एक डॉक्टर पेशेंट को अटेंड कर रहा है तो इस तरह का जो हमारा कम्युनिकेशन रहता है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट होगा। देन नेक्स्ट हमारा है साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। साइकोलॉजिकल में हमारा इन्वायरमेंट
characterized by formality और इनफॉर्मेलिटी, फ्रेंडलीनेस एंड अनफ्रेंडलीनेस। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है कि किस तरह की जगह पर हम बैठे हुए हैं वो डिसाइड करता है कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, फॉर्मल वे में या इनफॉर्मल वे में, फ्रेंडली वे में और अनफ्रेंडली वे में। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। तो टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो टाइम फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें कि सच एज एट व्हाट टाइम ऑफ डे द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। तो किस टाइम पर जो कम्युनिकेशन है वो हो रहा है। मॉर्निंग में यूजुअली टॉक अबाउट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल आस्पेक्ट्स। तो मॉर्निंग के टाइम पे हम रिलीजियस और जो स्पिरिचुअल हमारे आस्पेक्ट्स रहते हैं उनको कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो एक दिन होता है उसमें अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग तरह का जो कम्युनिकेशन है वो होता है, रहता है। सो ये थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या होते हैं। द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। तो अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कम्युनिकेशन के, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन टू कीप वन सेल्फ अपडेटेड एंड फॉर डिसीजन मेकिंग, education and instruction, smooth and functioning of group, motivation and morale, control, cultural promotion, integration. Communication skills are of 4 types. कम्युनिकेशन की जो स्किल्स रहती हैं वो 4 तरह की होती हैं, जिसमें हमारा लिसनिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग है और रीडिंग है। सो कुछ मेजर फंक्शंस भी होते हैं कम्युनिकेशन के, जिसके अंदर आता है हमारा इमोटिव फंक्शन, जिसमें हम अपने इनर स्टेट की बात करते हैं, माइंड के और इमोशंस के, जैसे कि ओ माय गॉड और ओ नो इसका एग्जांपल है। दूसरा है डायरेक्टिव फंक्शन, जिसके अंदर की हम अफेक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर्स, तो किस तरह से बिहेवियर का जो अफेक्ट है वो पड़ता है। फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। नेक्स्ट है फैटिक फंक्शन। फैटिक फंक्शन के अंदर दिस इज़ टू ओपन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन और चेकिंग दैट इज़ वर्किंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेलो, इज़ इट राम, कैन यू हेयर मी। तो इस तरह का जो फैटिक जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारे कम्युनिकेशन की शुरुआत टाइप होता है, जिसमें कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हेलो, इज़ इट राम। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन रहता है वो हमारा फैटिक फंक्शन के अंदर आता है। और पोइटिक फंक्शन इसका है कि दिस रेफर्स टू एस्थेटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड फोकसेस ऑन द मैसेज फॉर इट्स ओन सेक। दस इट इज़ बेसिकली द एसेंस ऑफ द मैसेज। तो इस तरह का जो पोइटिक फंक्शन होता है, पोइटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कैन बी यूज्ड व्हेन वन सेज अशोका द ग्रेट इंस्टेड ऑफ द ग्रेट अशोका, सो विच एसेंशियली हैज़ द सेम मीनिंग। इस तरह का जब हम कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं जिसका पोइटिक फंक्शन होता है, जहाँ पर कि जैसे अशोका द ग्रेट बोल रहे हैं या हम बोल देते हैं उसकी जगह पे द ग्रेट अशोका, दोनों का मीनिंग जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है उसमें आता है रेफरेंशियल फंक्शन, जिसमें जो रेफरेंशियल फंक्शन रेफर्स टू एनी मैसेज दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड टू कन्वे इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए ये फंक्शन होता है। फिर है मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन। दिस फंक्शन फोकसेस अटेंशन ऑन द कोड ऑफ लैंग्वेज itself when language is used to speak about language, for example in grammar or a dictionary, the metalinguistic function has been employed.
सो ग्रामर और जो डिक्शनरी है उनमें मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन रहता है। मेटा लिंग्विस्टिक एक्टिविटी में बी अनकॉन्शियस, तो ये एक्टिविटी अनकॉन्शियस रहती है। एग्जाम्पल के रूप में द यूज़ ऑफ बोथ विल और शैल इज़ करेक्ट इन मॉडर्न यूजेज, तो विल और जो शैल है दोनों का ही यूज़ करना जो होता है वो करेक्ट होता है। नंबर 7 हमारा है कॉन्टेक्सचुअल फंक्शन। कॉन्टेक्सचुअल फंक्शन के अंदर इट फैसिलिटेट्स द क्रिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सो एक पर्टिकुलर काइंड जो कॉन्टेक्स्ट का होता है उसके क्रिएशन पर ये रहता है। इट सेट्स द टोन, टोन को सेट करना। फॉर एग्जाम्पल राइट, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग नाउ। दूसरा है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। हियर वी यूज लैंग्वेज टू गेन नॉलेज, learn and explore the environment. A child uses language to learn. This maybe is the form of questions and answers or other kind of running commentary that frequently accompanies children's play. सो ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो था नॉलेज को गेन करने के लिए, वी यूज़ लैंग्वेज टू गेन नॉलेज, नॉलेज को गेन करने के लिए, लर्न करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो होता है। इसके अलावा भी कुछ एडिशन जो फंक्शंस हैं वो होते हैं कम्युनिकेशन के। पहले एक होता है डिनोटेशन, दूसरा होता है कोनोटेशन। तो डिनोटेशन जो होता है वो किसी भी वर्ड की जो लिटरल मीनिंग होती है उसको बताता है, जो कि डिक्शनरी डेफिनेशन जो हमें दी रहती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें स्नेक वर्ड, स्नेक जो डिक्शनरी में अगर हम इसको देखेंगे तो हमें वहाँ पे इसकी और मीनिंग भी दिखाई देंगी, जैसे एनी ऑफ न्यूमरस, जैसे कि स्केली, लेगलेस, समथिंग, समटाइम्स venomous reptiles having a long tapering cylindrical body and found in most tropical and temperate regions। तो हमें स्नेक के बारे में अदर जो मीनिंग्स भी मिल जाती हैं वो हमारा डिनोटेशन के अंदर आता है। अब दूसरा हमारा होता है कोनोटेशन। कोनोटेशन है जिसमें कि जो रेफ़र करता है एसोसिएशन that are connected to a certain word or the emotional suggestions related to the word। सो कोई भी एक जो शब्द है उसका जो उससे रिलेटेड जो एसोसिएशन है वो हमारा क्या होता है कोनोटेशन आता है, या उससे रिलेटेड जो उसका इमोशनल सजेशंस होते हैं वो कोनोटेशन के अंदर आता है। एग्जाम्पल के रूप में हम दे सकते हैं स्नेक जो वर्ड है उसका कोनोटेशन होगा एविल और डेंजर। तो स्नेक जो है वो एविल होता है और उससे खतरा होता है। तो ये किस वर्ड से एसोसिएटेड है? स्नेक से एसोसिएटेड है। ओके, तो ये हमारा कोनोटेशन और डिनोटेशन था। थर्ड है हमारा अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स। दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में जो कंपैरिजन होता है उसे सिमिली कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू से माई बॉयफ्रेंड इज़ लाइक अ वाटर मेलन इन द समर, यू आर क्रिएटिंग अ सिमिली दैट कंपेयर्स योर बॉयफ्रेंड टू वाटरमेलन। तो यहाँ पर हम एक सिमिली क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि हम कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा होता है मेटाफर। अ मेटाफर इज सिमिलर टू सिमिली, सिमिली के ही तरह होता है, लेकिन एक्सेप्ट दैट द मेटाफर कंपेयर्स टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक। एज और लाइक को यूज़ किए बिना मेटाफर को यूज़ किया जाता है, जिसमें कि दो डिसिमिलर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इफ़ यू राइट माई बॉयफ्रेंड इज़ एन एंजल और माई मोटरसाइकिल इज़ अ बॉम्ब ऑफ व्हील्स, यू आर क्रिएटिंग मेटाफर। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो किसका है, मेटाफर का है।
एक क्वेश्चन है यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमने कम्युनिकेशन के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, जो ये कम्युनिकेशन के फंक्शन थे। क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। तो जो मास कम्युनिकेशन है वो किस तरह से किसको डिस्क्राइब करता है? डिफ्यूज़न, पब्लिसिटी, सर्वेलेंस और डाइवर्जन। तो जो मास कम्युनिकेशन होता है वो जो सर्वेलेंस है उसको डिस्क्राइब करता है। सो ये हमारा क्वेश्चन था रिलेटेड टू मास कम्युनिकेशन। आने वाली वीडियोस में हम मास कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और कम्युनिकेशन की फंक्शंस के बारे में पढ़ा, और अगली वीडियो में हम क्लासरूम जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है और कोल एंड कैन का जो मॉडल है उसको पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद हमें बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो आगे बढ़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासरूम कम्युनिकेशन के साथ साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन से भी रिलेटेड, और जो हमारा कोल एंड कैन का मॉडल है उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे। सो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि और किस तरह से हम वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।